अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेक्चर 2 करेंगे चैप्टर 4 का। तो सबसे पहले मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उनका 3 ब्लॉक बनाने हैं आपने कॉलम, और एक के अंदर आपने लिखेंगे साइंटिस्ट का नेम, एक में उसका वर्क और एक में जो डेट है उसके वर्क करने की वो। तो उसमें हमने पढ़ा था कि शलीडन एंड शमान ने 1938 टू 1939 जो है वो सेल थ्योरी पेश की थी। तो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, या आप कह लें व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स और पॉइंट्स ऑफ दिस सेल थ्योरी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर। सेकेंड पॉइंट उसका ये है कि जितने भी न्यू सेल्स हैं, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से ही नए सेल्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट ये था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये 3 पॉइंट आपने करने हैं। ये आपका क्या आता है, 2 नंबर का आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम करेंगे कि सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो छोटा सा पैराग्राफ है बहुत ईजी सा है। इसके अंदर ये है कि सेल जो है क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल हैं मुख्तलिफ तरह के, हर एक का क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। अब जो फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एज अ होल, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स जब मिलकर इंटरेक्शन करके मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ के सम को हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल सेल के अंदर बात करें, तो मसल सेल की हम बात करें तो मसल सेल का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। नर्व सेल्स हैं तो वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। ग्लैंड सेल हैं तो वो सिक्रीट करते हैं मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस एंड हार्मोन्स। आरबीसीज मीन रेड ब्लड सेल्स हैं तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। और कुछ स्टमक के सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स का डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये तो हमने बात कर ली कि इसकी एनिमल्स की। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं। लाइक प्लांट के अंदर जाइलम सेल्स हैं, उनका काम है कंडक्ट करना वाटर को और मिनरल मीन साल्ट्स वगैरह को सॉइल से, बाकी जो तमाम प्लांट्स के एरियल पार्ट्स हैं वहाँ तक। इसी तरह जो फ्लोएम सेल्स हैं वो ट्रांसलोकेट करता है फूड को। स्क्लेरन कायमा सेल्स हैं प्लांट्स में, इनका काम होता है कि प्लांट्स को सपोर्ट देना। इसके अलावा कॉलन कायमा सेल हैं। कॉलन कायमा सेल का क्या काम है कि कॉलन नहीं, क्लोरन कायमा सेल्स, इनका काम होता है कि फोटोसिंथेसिस करवाना। पैरन कायमा सेल्स हैं तो पैरन कायमा सेल्स प्लांट्स के अंदर स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फूड को, सरप्लस फूड को। इसके अलावा कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जिनका काम होता है कि नए सेल्स बनाना प्लांट्स के ना, प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। इस तरह डिफरेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म होते हैं बाय द ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज़। हर सेल का जो मुख्तलिफ सेल्स हैं उनका साइज़ एंड शेप डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनकी फंक्शनैलिटी पर। जिस सेल का जिस तरह का फंक्शन होगा उसी तरह का उसका साइज़ एंड शेप अटेन हो जाएगी। मतलब मुख्तलिफ सेल की शेप एंड साइज़ डिफरेंट होता है विच डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। इसके अलावा डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी, क्योंकि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ सेल्स के स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो है वो स्ट्रक्चरल आपके वैरायटी होती है, स्ट्रक्चरल वैरायटी होती है। मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर हैं मुख्तलिफ सेल्स के, और उनकी फंक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, इनके अंदर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल आप कहें कि डाइवर्सिटी के बावजूद इन सब प्लांट्स के और एनिमल के सेल्स का जो कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, सेम होता है। आई मीन ये जितने भी सेल हैं इनका जो है वो आप कह लें एंसेस्टर या बेसिक जो यूनिट होता है जितने भी सेल्स का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो स्ट्रक्चर हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक जनरलाइज सेल का। उससे पहले आपको एक बताना ये था कि आपने जो ब्लॉक किया है, ब्लॉक से पहले मैंने आपको काम दिया था। तो जो येलो ब्लॉक है उसके अंदर कुछ MCQs हैं और कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है, जैसा कि रेजोल्यूशन पावर क्या होती है माइक्रोस्कोप की, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है माइक्रोस्कोप की, एज वेल एज मैग्नीफिकेशन पावर को हम कैसे डिटरमिन करते हैं।
तो जो ह्यूमन की नेकेड आई है, हमारी जो आम आँख है वो 2 पॉइंट्स को, ये 2 पॉइंट्स है ना, इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है कि ये 2 पॉइंट्स हैं। कब करेगी डिफ्रेंशिएट? जब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, के दरमियान डिस्टेंस होगा 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होगा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो हमारी जो आँख है वो इन 2 पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करेगी 2 पॉइंट्स। दिस इज़ नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ द आई। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। हमारी आँख की रेजोल्यूशन इतनी है कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर अपार्ट होंगे, 2 पॉइंट्स एक दूसरे से, तो ये हमारी आँख की क्या है, रेजोल्यूशन पावर है। अब रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होती है अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर रेजोल्यूशन पावर डिफरेंट होती है हर माइक्रोस्कोप की। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर लेंसेज कौन से यूज़ हुए हैं। एक हमारे जो टिपिकल एक माइक्रोस्कोप होती है ना, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर। अब ये कितनी है, ये हमारी आँख की रेजोल्यूशन पावर से 500 गुना बड़ी है। कितनी है? हमारी आँख की रेजोल्यूशन है 1 मिलीमीटर अपार्ट, और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 2 माइक्रोमीटर, विच इज़ 500 टाइम्स ग्रेटर देन अवर नेकेड आई। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक टिपिकल लेबॉर्ट्री के अंदर पाई जाती है ये माइक्रोस्कोप, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो भी डिफरेंट होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। मैग्नीफिकेशन पावर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कितना मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाती है। अब जो 2 तरह के लेंस यूज़ होते हैं माइक्रोस्कोप्स में, एक ऑक्यूलर लेंस होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑक्यूलर लेंस है उसकी पावर 5x भी हो सकती है, 10x भी हो सकती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पावर के ऑक्यूलर लेंस मौजूद होते हैं। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव लेंस है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो 20x का भी हो सकता है, 40x का, 100x का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी ये हो सकता है। अब मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है कि जब हम किसी माइक्रोस्कोप की ऑक्यूलर लेंस की जो पावर है या पावर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। कैसे डिटरमिन करते हैं मैग्नीफिकेशन? द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग x वैल्यू ऑफ द ऑक्यूलर लेंस एंड x वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। देयरफॉर माइक्रोस्कोप, ऐसी माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल जिसकी एक्यूलर लेंस की पावर है 10x और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर है 40x, तो 10 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400x मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी उस माइक्रोस्कोप की। इट्स मीन कि जो ओरिजिनल साइज़ है उससे चीज़ हमें 400 गुना बड़ी नज़र आएगी। क्लियर हो गया? अब रेजोल्यूशन विल हाउ एवर, लेकिन जो रेजोल्यूशन होती है वो सेम रहती है, मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट होती है ड्यू टू द डिफरेंट ऑक्यूलर एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज पावर। ठीक हो गया? इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे हमने कंपाउंड का पढ़ा ना, कंपाउंड में तो आम लाइट यूज़ होती है, ऑर्डिनरी इल्यूमिनेशन के लिए आम लाइट यूज़ हो रही है, विजिबल लाइट, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ होती है चीज़ों को देखने के लिए। और रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ये आपका MCQs है, 2 से लेकर 4 ऑंगस्ट्रम तक रेजोल्यूशन पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और ये रेजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितनी ज़्यादा है, 500x ग्रेटर है। और हमारी आँख से कितनी ज़्यादा है रेजोल्यूशन पावर, 250,000x ज़्यादा है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके स्ट्रक्चर, उसके सेलुलर ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए, स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए, फंक्शन स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि माइक्रोस्कोपी जो है ना उसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हम करेंगे कि एक सेल जो है वो जर्नलाइज सेल के अंदर ऐसी कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए कि हम उसको सेल बोलें। ऑल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सबसे पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको हमको सेल डेसिग्नेट नहीं करते। इसके अलावा एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर एक और वॉल होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेकेंड जो बेसिक कंपोनेंट है सेल का वो होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेलिज होती हैं। थर्ड जो बेसिक कंपोनेंट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होगा। अब ट्रेडिशनल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है, पुराना जो तमाम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया गया था, क्योंकि जो प्लांट और एनिमल के सेल्स हैं उनको किस बात पे डिवाइड किया गया था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वाल क्या होती है, एब्सेंट होती है।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने ना ये एनिमल सेल ये जो बना हुआ है इसकी डायग्राम बनानी है, और ये जो प्लांट सेल है इसकी डायग्राम बनानी है, और इनका डिफरेंशिएट करके लिखना है कि इनमें क्या फ़र्क है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती हैं और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, और ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली हैं जो कि यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं हैं। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है एक छोटी सी। आपने कल तक इनकी नीट सी अच्छी सी डायग्राम बनानी है और इनके डिफरेंसेस लिखने हैं।